मोशन, मोशन गति, यानी ये इस वन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 9। क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का है मोशन, और ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज्यादा आपको सहूलियत मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले भी, इससे पहले की क्लास में भी आप मोशंस वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। मोशन होता क्या है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको मोशन में बोलेंगे, है ना। इससे पहले कि मोशन को जानने से पहले हम लोग को रेस्ट को जानना होता है। जैसे क्या है कि एक कोई हाउस है, कोई घर है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, कोई स्कूल बिल्डिंग है, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है, फिक्स पोजीशंस पे हैं। ये समय के साथ अपने स्थान में इसका परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं। उस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। लेकिन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ जैसे ही उसके पोजीशन में चेंजिंग आएगा तो हम लोग बोलते हैं क्या कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, वो बॉडी इज इन मोशन, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि कैट जो है वो दौड़ करके एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है, द कैट इज इन मोशन। वी आर द मैन, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करके जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वी आर इन मोशन। तो सबसे अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि व्हाट इज मोशन। मोशन का डेफिनेशन तो क्या है कि व्हेन ए बॉडी, मोशन क्या लिखेंगे कि व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then the body is said to be in motion, है ना। यानी क्या है यहाँ पे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई बॉडी समय के साथ एक जगह से दूसरे जगह, समय बदलने के साथ क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थान में परिवर्तन करता है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को क्या बोलते हैं, द बॉडी इज इन मोशन, वो मोशन में। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए पे 10:30 पे पॉइंट ए पे है, और ये ऑब्जेक्ट मूव करके बी पे चला जाता है 10:35 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या 10:30 में ऑब्जेक्ट कहां पे था, पोजीशन ए पे था, लेकिन 10:35 में क्या देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉडी जो है वो पोजीशन बी पे चला गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या देख रहे हैं कि समय के साथ, यानी समय बदल गया, पहले 10:30 था और 10:30 से होकर के 10:35 हो गया, 10:30 से 10:35 हो गया, यानी 5 मिनट का समय बीत गया, और उस 5 मिनट के समय अंतराल में वो ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी के तरफ मूव कर गया, बी तक मूव कर गया। और जैसे ही मूव किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कि वो जो बॉडी है, द बॉडी इज इन मोशन, यानी ये बॉडी किस में चला गया, मोशन में चला गया, है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे मोशन को जानने के लिए हम लोग को सबसे मेन पॉइंट जो जानना है वो जानना है रेफरेंस पॉइंट, है ना। इसको समझना निहायत जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई गाड़ी 70 के रफ्तार में चल रहा है, 70 के स्पीड में चल रहा है, कोई गाड़ी 80 के स्पीड में चल रहा है, कोई 90 के स्पीड में चल रहा है, तो आखिर वो चल रहा है 90 के स्पीड में चल रहा है, तो 90 के स्पीड में चल रहा है किसके बदौलत, किसके रेफरेंस में। अगर मान लो कि हम लोग बोले कि 60 के रफ्तार में कोई गाड़ी चल रहा है, तो 60 के रफ्तार में किस से, अरे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा उसी के कंपैरिजन में ना उसका तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए क्या होता है, दो चीज की आवश्यकता पड़ती है जब भी हम लोग तुलना करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये लड़का जो है वो काफी इंटेलिजेंट है, राम जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट का पैमाना कैसे मिलेगा। क्लास में जब बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें सारे बच्चे से राम जो है वो अच्छा करता है, क्लास में बेस्ट करता है, तब ना उसको हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं, या फिर है ना ओबीडियंट स्टूडेंट बोलते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 यूनिट होना चाहिए, कम से कम 2 क्वांटिटी होना चाहिए, कम से कम 2 चीज होगा, तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक हो तो इकलौता क्लास में एक ही बच्चा है, अब वो फर्स्ट आया कि सेकंड तो पता चलेगा क्या। क्लास में 2 ही बच्चा है, सॉरी एक ही बच्चा है, तो कौन वो फर्स्ट कर रहा है कि सेकंड कर रहा है, इसका
उसके औकात का पता चलेगा? नहीं, कम से कम 2 बच्चे होंगे तभी जाकर के पता चलेगा कि हाँ ये जो है वो अच्छा है और ये जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक पड़ता है। तो उसी केस में, उसी के जैसा यहाँ पे मोशन में देखते हैं कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कोई गाड़ी 70 के स्पीड में चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 70 के स्पीड में चल रहा था, किसके संदर्भ में? कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा ना। अब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट चाहे इलेक्ट्रिक पोल हो या फिर किसी का घर हो, कोई स्कूल बिल्डिंग हो, है ना। तो उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि पटना जो है वो 70 किलोमीटर है ना। तो पटना 70 किलोमीटर है, तो मुजफ्फरपुर वाले लोग भी बोलेंगे कि पटना 70 किलोमीटर है, और नवादा वाले लोग भी बोलेंगे 70 किलोमीटर है ना। सहरसा वाले लोग भी 70 किलोमीटर बोलेंगे। क्या ये सही है? नहीं ना, सबके लिए अलग अलग डिस्टेंस है। अगर हम बोलते हैं कि ये पटना जो है वो 70 किलोमीटर है, कहने का क्या मतलब है कि पटना की दूरी मुजफ्फरपुर से 70 किलोमीटर है, ना कि सीधे पटना की दूरी 70 किलोमीटर। पटना 70 किलोमीटर है, कहने का क्या मतलब है कि पटना का दूरी मुजफ्फरपुर से 70 किलोमीटर है। अगर हम लोग बोलते हैं कि समस्तीपुर यहां से 50 किलोमीटर है, दैट मीन्स क्या कि समस्तीपुर की दूरी मुजफ्फरपुर से 50 किलोमीटर है। और इसी रेफरेंस पॉइंट के लिए आप जो देखते हैं सड़क के किनारे जो देखेंगे किलोमीटर वाला पोल्स लगा हुआ होता है ना। लिखेगा कि पटना 22 किलोमीटर, फिर आगे जाइएगा तो पटना 21 किलोमीटर पटना, है ना। इस तरीके से देखिएगा पोल पे लिखा हो रहता है ना। कभी सोचे हो, गौर किया हो कि वो किलोमीटर लिखा तो कहां से, शुरुआत कहां से हुआ? ये डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करने के लिए चलते हैं, ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए समझेंगे यहाँ पे कि ये डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करते हैं। तो हर शहर में एक 0 माइल होता है, समझेंगे। हर शहर में एक 0 माइल होता है। जैसे मुजफ्फरपुर में एक 0 माइल है, तो पटना में भी 0 माइल होगा, समस्तीपुर में भी 0 माइल होगा, दरभंगा में भी 0 माइल होगा, है ना, सीतामढ़ी में भी 0 माइल होगा। जितने भी शहर हैं सारे शहर में एक 0 माइल होंगे, है ना। 0 माइल होना ही होना है। 0 माइल मतलब समझ रहे हैं ना। कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए प्राचीन समय में लोग माइल यूज करते थे, है ना, या फिर लोग कोस बोलते थे कि भाई फलाना जगह कितना है। तो अभी भी मतलब इस क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए जमाने में भी ये वेस्ट के तरफ, पश्चिम के तरफ अगर बढ़ते हैं, जैसे पश्चिम में मुजफ्फरपुर के बाद जो जिला सब शुरू होता है, क्या पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये सब जो है वहां पे जाएंगे, उसके गांव में मतलब रूरल एरिया में जाएंगे और पूछेंगे कि भैया फलाना ब्लॉक कितना दूरी पे है, तो बोलेगा कि भैया 5 कोस जमीन। अब कोस समझ में आएगा तब ना। पहले लोग कोस बोलता था, है ना, पहले कोस बोलता था, पहले लोग माइल बोलते हैं, 2 माइल है। अरे यार माइल तो अभी के लोग समझते नहीं है माइल, है ना। तो नाम तो प्राचीन समय से रखा गया ना, प्राचीन में जो लोग बोल दिया, है ना, नाम वही कांस्टेंट कर गया। आज किलोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं, तो हर शहर में एक 0 माइल होता है और डिस्टेंस का मेजरमेंट वहीं से शुरू होता है। जैसे बोले कि पटना की दूरी 70 किलोमीटर है, दैट मीन्स क्या कि पटना कोई छोटा सा शहर है, वो तो बहुत बड़ा शहर है। पटना बहुत बड़ा शहर है। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर भी बहुत बड़ा शहर है। तो मुजफ्फरपुर के किस पोजीशन से पटना का किस पोजीशन 70 किलोमीटर है? तो याद रखेंगे कि मुजफ्फरपुर 0 माइल से पटना 0 माइल का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है ना। अब कोई रामदयालु से चल दिया पटना 0 माइल के लिए, तो जरूरत नहीं कि 70 किलोमीटर होगा, वो 60 पे जाकर के अटक जाएगा, है ना, 65 पे जाकर के अटक जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह से चल रहे हैं। हर जगह से मुजफ्फरपुर के किसी छोर से चलेंगे तो पटना 70 किलो पे जाकर रुकेगा? नहीं रुकेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो वही होता है रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस को जब हम लोग मेजर करने के लिए चलेंगे तो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट, यानी कहां से, है ना। तो मोशन में भी वैसे ही होता है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि 70 की रफ्तार से चल रहा है, 70 की रफ्तार से चल रहा है कोई गाड़ी, 70 की रफ्तार से मूव किया, दैट मींस क्या कि हम फिक्स हैं, हम सीधा हैं, हम एक जगह पे हम रेस्ट में हैं, तो मेरे कंपैरिजन में 70 की रफ्तार से शुट से निकल गया मेरे सामने से। मेरे जब हम कांस्टेंट है यहाँ पे, तो मेरे कंपैरिजन में ना 70 की रफ्तार में निकल गया। अब मान लेते हैं कि कोई, हम बाइक पे ही बैठे हुए, मोटरसाइकिल पे ही बैठे हुए, रेस्ट पे में बाइक मेरा रुका हुआ है, उस केस में कोई 70 की रफ्तार से गया तो क्या बोलेंगे कि भाई बड़ा तेज चला रहा है, 70 के या 80 के स्पीड से गाड़ी चला रहा
है ना यहाँ पे। लेकिन आप थोड़ा सा समझेंगे कि अगर कोई गाड़ी चल रहा है, मतलब होता है ना गाड़ी रोड पे, हम लोग सड़क पे चलते हैं तो कोई दो मित्र भी चलता है, जैसे साइकिल पे लोग बात करते हो, भाई ठीक है ना, चाय नहीं पीने आया, तो साइकिल से दोनों बात करते जा रहे हैं। गाड़ी पे भी तो लोग बात करते चलता है ना। तो मान लो कि दो मित्र अगर गाड़ी से चल रहा है और पहला मित्र भी 70 के रफ्तार से चल रहा है और दूसरा मित्र भी 70 के रफ्तार से चल रहा है, तो क्या पहला मित्र दूसरे मित्र से बोलेगा भाई तुम 70 के स्पीड में चल रहे हो, तुम बहुत तेज चल रहे हो? या दूसरा पहले से बोलेगा कि तुम बड़ी तेज गति से चल रहे हो? नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है सेम स्पीड से चल रहा है। तो देखिए तो क्या है कि दोनों जो है अगर एक दूसरे से कंपेरिजन करेगा, मित्र एक नंबर मित्र दूसरे नंबर से कंपेरिजन करेगा तो दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में ही है, क्योंकि दोनों का मोशन क्या है, कांस्टेंट है। वो मोशन में कब कहलाएगा? जब वो दोनों का कंपेरिजन हम लोग किसी तीसरे से करेंगे। बगल में कोई दुकान है, बगल में कोई दुकान है, बगल में कोई इलेक्ट्रिक पोल है, बगल में कोई घर है, बगल में कोई स्कूल बिल्डिंग है, और उससे अगर कंपेरिजन करेंगे तो दोनों 70 के रफ्तार में चल रहा है, तब बोलेंगे कि ये द बॉडी इज इन मोशन। यानी वहां भी कोई क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट लेंगे, और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, कोई स्टेशनरी, कोई फिक्स पोजीशन होता है, कोई फिक्स पॉइंट होता है ना। अब दोनों अगर 70 में चल रहा है, एक दूसरे से कंपेरिजन करेगा तो क्या है, दोनों वहां पे रेस्ट फेज में कहलाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आया, है ना। रेफरेंस पॉइंट का बहुत अहम रोल होता है। बहुत लोग इसको नहीं डिस्कस कर पाते, बहुत सारे लोग करते भी नहीं है, बस न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर को पढ़ाते हुए चलते चले जाते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि न्यूमेरिकल ठीक है, न्यूमेरिकल जानना है, बट थ्योरी आपके पास जबरदस्त रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी आपका न्यूमेरिकल भी जबरदस्त हो सकता है। न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछने नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे मोशन, तो हम लोग को समझ में आ गया, है ना। अब मोशन को हम लोग जो देखते हैं, मोशन समझ गए। अब देखते क्या है कि मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कब, जब कोई ऑब्जेक्ट बड़ी तेज रफ्तार में चलता है या रफ्तार में होता है, तभी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी इज इन मोशन, है ना। ऐसे देखेंगे कि एक चींटी भी चलती है, तो ठीक है चींटी भी मोशन में है ना, लेकिन क्या है उसको हम लोग जल्दी नहीं बोल पाते हैं कि ये मोशन में है। स्नेल्स देखते हैं, घोंघा देखते हैं, वो भी चलते रहता है ना। लेकिन क्या है कि उसके गति को हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते। बहुत सारा चीज ऐसे नेचर में होता है जो हमेशा मूव कर रहा होता है, हमेशा मूव कर रहा होता है, लेकिन हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, द बॉडी इज नॉट इन मोशन। ऑब्जर्व कर लिए तो क्या हुआ, द बॉडी इज इन मोशन, है ना। तो ये चीज मोशन हम लोग समझ गए। अब सबसे पहला जो सेगमेंट यहाँ पे पढ़ना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बस आज कम से कम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग को जानना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो समझेंगे यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ along which the body move, that is called as the distance। कोई भी बॉडी जो अपना एक्चुअल पाथ, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, जितनी दूरी वो जाता है, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 3 किलोमीटर चला, यहां से ए से चला 3 किलोमीटर बी तक चला, है ना, और बी से ये चला फिर सी तक, ये 4 किलोमीटर चला। तो अगर एक्चुअल डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस अभी जस्ट बोले हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, और ए बी क्या है 3 किलोमीटर है, और बी क्या है बी सी 4 किलोमीटर, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम लोग कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। जैसे अब यहाँ पे डिस्टेंस तो हम लोग देख लिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, यानी चले, अरे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कहां से किया, ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से शुरू किया ना, तो ये क्या हुआ इनिशियल पोजीशन हुआ, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जाकर के ये रुका कहां सी पे रुका, तो इसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं, इसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना।
U इनिशियल पोजीशन और C जो है वो क्या है, B जो है वो फाइनल पोजीशन है ना। तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस हुआ क्या AB प्लस BC, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से चलना शुरू किया जहां से चलना शुरू किया और जहां पहुंच गया उसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और ये जो है ये यहाँ पे 5 किलोमीटर निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा चीज यहाँ पे हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर से, है ना, चौक पे गए कुछ सामान खरीदने के लिए, है ना। तो मेरे घर से चौक का जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, चाहे 5 किलोमीटर मान लेते हैं, 5 किलोमीटर है ना। तो अपने घर से चौक के लिए गए तो वो 5 किलोमीटर गए वहां पे पहुंच करके सामान खरीद लिए, और खरीद करके फिर वहां से घर आए तो फिर कितना दूरी हम लोग चले, 5 किलोमीटर चले ना, है ना। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। यानी डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी चले कहां से थे, घर से चले थे चौक पे, और फिर चौक पर से आ गए कहां, घर ही पे, है ना। तो क्या डिस्टेंस दोनों के बीच में कोई डिफरेंस बचा नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम लोग 10 किलोमीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ, है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है। अगर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देखे तो निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो कि यहां से हम 5 किलोमीटर ईस्ट गए और वहां से 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस तो हो गया 6 5 11, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 11 किलोमीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स में हम लोग अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग तो माइनस में चला जाएगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अब यहाँ पे समझते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, द क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या देखते हैं, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, तो जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। जैसे अब हम लोग यहाँ में ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि 5 किलोमीटर चला है, तो 5 किलोमीटर चला ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और जैसे ही इसमें लिखते हैं कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अगर लिख दिए कि ये 5 किलोमीटर चल रहा है लेकिन वो पूरब की दिशा में चल रहा है, जैसे ही इसमें डायरेक्शन जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाने लगेगा। यानी मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। स्केलर क्वांटिटी को जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 5 किलोमीटर लिखे, तो ये ऐसे लिखेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे समझेंगे, तो इसके ऊपर में एरो हेड डाल दिया जाता है ना। जब उस यूनिट के ऊपर में एरो हेड डालेंगे तो जैसे ही एरो हेड डालेंगे तो कहलाता है
वेक्टर क्वांटिटी, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें, इस तरीके से देखें। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जैसे मान लीजिए कि यहां से ये चला, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन, ए पोजीशन, इसको ए बोलते हैं, ए से चला और चल करके फिर ये ए पर ही गोल गोल घूम करके पहुंच गया, तो डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये बन गया क्या, सर्किल। सर्किल का जो एक्चुअल जो ये सरकमफ्रेंस जो देख रहे हैं, यही सरकमफ्रेंस के अराउंड ना बॉडी मूव किया है, ऑब्जेक्ट मूव किया है ना। आप जो देखते हैं कोई ये सर्कुलर जो झूला, स्पिन झूला जो होता है, स्विंग गोल गोल घूमने वाला झूला होता है ना, तो उसमें जो मोशन है वो कैसा मोशन है, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन को भी चर्चा करेंगे, है ना। मोशन में तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं, कितने मोशन का टाइप पढ़े हैं ना, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, ये सब पढ़े हो ना। ये सब चीज तो मेरे ख्याल से जानकारी होनी चाहिए। अरे लीनियर मोशन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई सीधी रेखा में, कोई स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव करता है तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। कोई अगर सर्कुलर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे या फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, है ना। ऑस्किलेटरी मोशन मतलब ऐसे मूव करेगा झूला के जैसे, है ना, पेंडुलम होता है ना घड़ी में, पेंडुलम वाला घड़ी, तो इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं, या फिर टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तीनों नाम से इसको जानते हैं। और चौथा क्या होता है, रैंडम मोशन, यानी पता ही नहीं है कि अब किधर जाने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में किधर जाएगा, फिर किधर जाएगा, फिर किधर जाएगा, ये हम लोग को पता चलता ही नहीं है। तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। बात समझ में आ रहा है ना। ये झूला से भी, ब्रेक डांस वाला झूला देखते हैं ना, क्या है, पता रहता है कि कौन कुर्सी किधर जाएगा, सो किसी को आकलन है नहीं, वो बनाने वाले को भी हमको लगता है कि शायद नहीं पता होगा कि ये झूला अब किधर जाने वाला है ना। तो उस तरीके से देखें। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सर्किल बना, तो सर्किल का जो सर्किल का सरकमफ्रेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, पढ़ेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr, है ना। तो 2πr यानी इसका कोई ना कोई तो रेडियस होगा, सेंटर होगा, है ना, और सेंटर होगा तो सेंटर से डिस्टेंस जो लेते हैं वो रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस को जो टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी उसको r से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, द एक्चुअल सरकमफ्रेंस और एक्चुअल पाथ ऑफ द सर्किल दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। यानी ये ऑब्जेक्ट ए से चला और मूव करते हुए फिर ए पे पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया ये डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये चला था इसी पोजीशन से, फिर पहुंच गया कहां, उसी ए पे ही पहुंच गया, ए से चला था और यहीं पे आकर के पहुंच गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 कहलाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग मोशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। अब रियल जो मोशन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यहां तक समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को चर्चा करेंगे, बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। थैंक यू।